आज हम पढ़ेंगे कि रेलवेज में यार्ड्स हमने पढ़ लिए, स्टेशंस हमने पढ़ लिए, कितनी तरह के क्रॉसिंग्स होते हैं वो हमने पढ़ लिए, कितनी तरह के स्टेशंस होते हैं, कितनी तरह के यार्ड्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे रेलवे ट्रैक में इन सब के अलावा जो कॉमन चीजें होती हैं, जो कॉमन डे टू डे लाइफ में आप देखते हो, उनको हम इंजीनियरिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, या फिर एक रेलवे ट्रैक में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग पढ़ाने से पहले मैं आपको उसकी फोटो दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये आपने कई बार देखा होगा, जब भी आप किसी गाड़ी से या फिर बस से कहीं पे जा रहे हो, बीच में रेलवे ट्रैक पड़ता है, तो वहां पे ऐसा एक क्रॉसिंग आती है जिसे हम रेलवे क्रॉसिंग भी बोलते हैं। उसका एक्चुअल नाम होता है लेवल क्रॉसिंग, उसको हम कहते हैं लेवल क्रॉसिंग। नॉर्मल भाषा में उसको हम रेलवे क्रॉसिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अ लेवल क्रॉसिंग नोन एज अ रेल रोड क्रॉसिंग, यूएस में हम उसको रेल रोड क्रॉसिंग ही कहते हैं, इज द इंटरसेक्शन वेयर अ रेलवे लाइन क्रॉसेज अ रोड। इंटरसेक्शन होता है जहां पे एक रेलवे लाइन किसी रोड को क्रॉस कर रही होती है, तो ऐसी लेवल को हम कहते हैं लेवल क्रॉसिंग। अदर नेम्स इंक्लूड रेलवे क्रॉसिंग, जैसे मैंने आपको बताया, इसको हम रेलवे क्रॉसिंग भी कहते हैं, ग्रेड क्रॉसिंग भी कहते हैं, रेलवे थ्रू रोड थ्रू रेल रोड भी कहते हैं, या फिर ट्रेन क्रॉसिंग भी कहते हैं। द टाइप ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइडेड एट द लेवल क्रॉसिंग, हमें लेवल क्रॉसिंग पे कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी चाहिए। सबसे पहला नेचर ऑफ द रोड, हमें ये पता करना होगा कि वो रोड किस तरह की है। अगर वो हाईवे है या फिर मेजर रोड है कोई, तो वहां पे हमारे जो लेवल क्रॉसिंग होगी वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, बहुत अच्छी होगी, ऑटोमेटिक होगी। नेक्स्ट, नेचर ऑफ द ट्रैफिक ऑन रोड, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी हम रोड है उसमें ट्रैफिक किस हिसाब से आ रहा है, उसी हिसाब से हमें अपना लेवल क्रॉसिंग बनाना पड़ेगा। एंड थर्ड वन इज द नंबर ऑफ ट्रेन पासिंग ओवर, इस ट्रैक में से कितनी ट्रेन पास हो रही हैं, उस हिसाब से हमें अपना लेवल क्रॉसिंग डिजाइन करना पड़ेगा। अब क्या क्लासिफिकेशंस होती हैं, किस हिसाब से हम अपनी लेवल क्रॉसिंग्स को देखते हैं। सबसे पहला होता है स्पेशल क्लास, जिसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा हैवी होता है, बोथ ऑन द रेलवे ट्रैक एंड ऑन द रोड्स। रोड्स पे भी बहुत ज्यादा हैवी होता है ट्रैफिक, और रेलवे ट्रैक पे भी बहुत ज्यादा हैवी होता है ट्रैफिक। उसके बाद आता है ए क्लास रोड, जिसमें ग्रैंड ट्रंक रोड्स आती हैं या फिर जीटी रोड्स आती हैं, जिसमें बहुत हैवी व्हीकल्स या फिर बहुत तेज स्पीड में व्हीकल्स हैं वो अलाउड होते हैं। बी क्लास जो हमारा लेवल क्रॉसिंग होता है, जिसमें आते हैं मेटल रोड्स। मेटल रोड्स होते हैं जिन्हें हम पक्की सड़क भी बोलते हैं। पक्की सड़क जिसपे डामर वामर सब पड़ा रहता है, उनको हम कहते हैं बी क्लास लेवल क्रॉसिंग। थर्ड वन आता है सी क्लास, जिसको हम कहते हैं अनमेटल रोड्स, जो कच्ची सड़क जिसे हम कहते हैं, या गांव वगैरह में जो होती हैं, वहां पे हम जो लेवल क्रॉसिंग लगाते हैं वो लगाते हैं सी क्लास। एंड डी क्लास, जहाँ पे हम जो भी रोड उसको हम यूज कर रहे हैं, रोड सिर्फ कैटल्स के लिए यूज होता है या फिर पेडेस्ट्रियंस के लिए यूज होता है, वहां पे गाड़ी के लिए कोई भी नहीं है, सिर्फ वहां पे या तो अपने कैटल्स गाय भैंसों को लेके जाते हैं या फिर कोई पैदल यात्री जा रहा है। तो ऐसे हम लेवल क्रॉसिंग को कहते हैं डी क्लास लेवल क्रॉसिंग। अब इसके बाद आते हैं स्टेशन इक्विपमेंट्स। स्टेशन पे जितने सारे हमारे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ ट्रेन्स, ट्रेन्स आसानी से उसमें चल सकें, सेफ्टी ऑफ ट्रैफिक, सेफ्टी हो, रिपेयरिंग, क्लीनिंग, एग्जामिनिंग ऑफ द लोकोमोटिव्स, इन सारी चीज़ों के लिए हमें कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स और मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। इन सारे इक्विपमेंट्स को हम कहते हैं स्टेशन इक्विपमेंट्स। अब इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहला इक्विपमेंट होता है इंजन शेड। इंजन शेड का मतलब होता है ऐसा किसी भी टर्मिनल पे या फिर जंक्शंस पे जहाँ पे हम अपने इंजन को देख रेख में रख सकें, उसको हम कहते हैं इंजन शेड। ये हम अधिकतर ऐसी जगह पे प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेन्स पास कर रही हैं, एक बार में बहुत सारी ट्रेन्स हमारी पास कर रही हैं, तो वहां पे हम इंजन शेड प्रोवाइड करा के रखते हैं। जैसे इसकी फोटो दिखा के मैं आपको समझाती हूँ, ये हमारा है एक इंजन शेड। ये हम इसलिए प्रोवाइड कराते हैं ताकि मान लीजिए आपका कोई जंक्शन स्टेशन है, यहाँ पे आपकी ट्रेन आके रुकी है, लेकिन उसी टाइम पे आपके इंजन में कुछ खराबी आ गई है, तो आप इसे कहाँ पे सही करेंगे, इसको हम इंजन शेड में ले जाएंगे। इंजन शेड में वहाँ पे हम सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा के रखते हैं, हर तरीके की वहाँ पे सुविधा होती है, किसी भी दिक्कत के लिए वो लोग तैयार रहते हैं।
भले ही वो इलेक्ट्रिकल से संबंधित हो, भले ही वो मैकेनिकल से संबंधित हो, भले ही वो किसी भी और फ्यूल से संबंधित हो, किसी भी हम दुविधा या मुसीबत के लिए वो तैयार रहते हैं, इसलिए इंजन शेड्स बनाए जाते हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इंजन शेड्स होते क्या हैं। रेलवे स्टेशन शेड्स वर प्रोवाइडेड at terminal junction, terminal stations, junctions and other locations around the railway. They provided covered accommodation for servicing locomotives. ये एक कवर्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड कराते हैं जो कि शेड होता है, ऊपर से पूरा कवर होता है फॉर सर्विसिंग ऑफ द लोकोमोटिव्स। उसके अंदर जो भी इंजन हमारे आए हैं उनकी हम सर्विसिंग कर सकें। दिस कुड बी सिंपल टास्क, सिंपल भी हो सकता है जैसे ब्रेक हमारे खराब हो गए उनको ब्रेक सही करना है, या फिर कॉम्प्लेक्स टास्क भी हो सकता है जैसे डिसमेंटलिंग है या रिपेयरिंग। जैसे मैंने आपको पहले बताया जो हमारे इंजन शेड होते हैं वो हर चीज के लिए तैयार रहते हैं। छोटी से छोटी चीज जैसे कि हमारे इंजन अगर खराब हो गए तो उनको सही करने के लिए भी तैयार रहते हैं, या बड़ी से बड़ी चीज कि हमारी पूरी इंजन खराब हो गए तो उसको पूरा डिसमेंटल करके हम रिपेयर कर सकते हैं। द टाइप्स ऑफ इंजन शेड्स, अब ये इंजन शेड्स कितनी तरीके के होते हैं, एक होता है रेक्टेंगुलर, एक होता है सर्कुलर। जैसे आपको नाम से पता लग रहा होगा ये शेप के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई करा गया है। सबसे पहला आता है रेक्टेंगुलर, जैसे मैंने आपको इस फोटो में दिखाया, ये तो है रेक्टेंगुलर जिसमें जो शेड बनी हुई है ये रेक्टेंगुलर बनी है। जैसे आपको दिख रहा है एक हट जैसा उन्होंने बना के रखा है, तो रेक्टेंगुलर शेप में है तो इसलिए रेक्टेंगुलर हो गया। सेकेंड वन है सर्कुलर, ये देखिए ये सर्कुलर है, इसमें ये अलग अलग शेड्स उन्होंने बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 जितने सारे इंजन है इतने सारे शेड्स हैं। एक ट्रैक यहाँ पे जा रहा है, इस ट्रैक में इंजन को लाते हैं, फिर इसमें डिसाइड करते हैं कि इसे कौन सी शेड में भेजना है, उसी ट्रैक पे हम उसको इंजन को भेज देते हैं। इस शेड में जाके उस इंजन के अंदर क्या खराबी आई है उसको पूरा चेक करते हैं। तो ये सर्कुलर शेप में होता है इसलिए हम इसको कहते हैं सर्कुलर टाइप। रेक्टेंगुलर में है तो इसलिए हम इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर इंजन। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कि जो हमारे सर्कुलर टाइप के इंजन शेड है वो कैसे होते हैं। दिस टाइप ऑफ शेड कंसिस्ट ऑफ रेडिएटिंग ट्रैक्स, इसका मतलब बीच में एक हमारा ट्रैक होता है, रेडिएटिंग हर तरफ से उसमें रेडिएट कर रहे हैं अलग अलग ट्रैक, ऐसा कुछ ये होता है। A turntable is also provided। अब बात आती है टर्न टेबल की। टर्न टेबल किसे कहते हैं? टर्न टेबल होता है जैसे मान लीजिए ये हमारा सर्कुलर है और इसमें से अलग अलग ट्रैक हमारे बाहर निकल के जा रहे हैं, बीच में हमारा केवल एक ट्रैक है। अब मेरे किसी इंजन में खराबी आ गई है, मैंने अपना इंजन यहाँ पे खड़ा कर दिया बीच वाले रोड। अब मैं शेड देखूंगी, ये वाली शेड मेरी फुल है, ये वाली शेड मेरी फुल है, ये वाली शेड भी मेरी फुल है, ये वाली शेड है जो खाली पड़ी, दिस वन इज द एम्प्टी वन, और मुझे अपने इंजन को यहाँ भेजना है। तो टर्न टेबल क्या करता है? टर्न टेबल ये करता है कि ये जो हमारा ट्रैक है ये मूवेबल होता है, इसे हम किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, गोल गोल हम कैसे भी घुमा सकते हैं। तो ये जो क्या करता है, ये मेरा इंजन है, तो इस ट्रैक को हम इस डायरेक्शन में घुमाएंगे और जैसे ही वो इस डायरेक्शन में घूम जाएगा हम इस ट्रैक में इस इंजन को चढ़ा देंगे और इस शेड में रख देंगे। इस चीज को या इस टेबल को हम कहते हैं टर्न टेबल, जो कि टर्न हो सकती है, इस टेबल को हम कहते हैं टर्न टेबल। नेक्स्ट सर्कुलर टाइप में क्या है? नीड्स लेस स्पेस, क्योंकि इतनी सी जगह में मेरे कम से कम सारे जितने भी मेरे आने चाहिए इंजन सारे आ जाते हैं, इसलिए इतनी सी जगह में हमारा पूरा इंजन शेड तैयार हो जाता है। स्किल्ड लेबर इज नीडेड, क्योंकि ये बहुत टीडियस काम होता है, बहुत हेक्टिक काम होता है कि हमें टर्न टेबल को कहाँ घुमाना है, कैसे घुमाना है, कैसे ले जाना है, इसलिए हमें स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द वाटर कॉलम। अब वाटर कॉलम क्या होते हैं? ये आपने बहुत पुराने स्टेशंस पे देखे होंगे वाटर कॉलम्स। जब पहले हमारे इंजन्स में स्टीम इंजन्स होते थे, पानी भर के पानी से स्टीम हम पैदा करते थे और उस स्टीम से हमारे इंजन दौड़ते थे, उस समय में हम हर एक मेजर स्टेशन पे ऐसे वाटर कॉलम्स बना के रखते थे। अब ये वाटर कॉलम क्या काम करता था? यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज द इंजन। इस इंजन में जैसे मान लीजिए दो मेजर स्टेशन के बीच में
यहाँ से यहाँ तक हमारा इंजन काम कर रहा है, तो पानी तो जलेगा, उसी से भाप बनेगी, तो पानी खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। तो इसलिए हम ये वाटर कॉलम्स बना के रखते थे ताकि हम उसमें पानी रिफ्यूल कर सकें या रिफिल कर सकें, पानी को हम रिफिल कर सकें। तो ये हमारा इंजन है। इंजन के जस्ट ऊपर हमारा ये वाटर कॉलम होता था। तो इतनी हाइट हम रखते थे कि इंजन हमारा बिल्कुल सही आता है। जैसे इसमें दिख रहा है 4.3 मीटर की हाइट हम लगभग रखते थे। इस वाटर कॉलम को फिर हम ओपन करते थे, ये पूरा इस इंजन में पानी भर जाता था। फिर उसके बाद में वाटर कॉलम हम बंद कर देते थे और इंजन हमारा पूरा पानी रिफिल करके फिर आगे बढ़ना शुरू हो जाता था। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। A water crane or water column is a device used for delivering a large volume of water into the tank of a steam engine. Locomotive का मतलब होता है इंजन। स्टीम इंजन में हम पानी को भरने के लिए वाटर कॉलम्स यूज करते हैं। इसको हम कभी कभी वाटर क्रेन भी बोला करते हैं। As a steam locomotive consumes large quantities of water, water cranes were a vital part of railway station. जब पहले हम स्टीम इंजन यूज करते थे, इसमें पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था, इसलिए हम मेजर जितने भी हमारे रेलवे स्टेशन होते थे वहाँ पे हम वाटर क्रेन्स या वाटर कॉलम्स प्रोवाइड करा के रखते थे। दे आर कैप्ट एट ऑल द मेन लाइन ट्रैक्स ऑफ नॉट लेस देन 50 किलोमीटर। दो जो हमारे मेजर स्टेशन हैं, अगर उनका डिस्टेंस 50 किलोमीटर तक है तो इस 50 किलोमीटर में हम एक वाटर कॉलम यहाँ भी देंगे, एक वाटर कॉलम यहाँ भी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 50 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाता था तो हम बीच में कहीं पे अपना वाटर कॉलम प्रोवाइड करा के रखते थे, ताकि अगर बीच में इंजन में पानी खत्म हो गया तो हम उसको वहाँ पे भर सकें। इट शुड नॉट एनी ऑब्स्ट्रक्शन टू द ट्रैफिक। हम वाटर कॉलम हमेशा ऐसी जगह पे प्रोवाइड कराते थे कि हम फटाफट इंजन में पानी भरें और वो आगे की ट्रैक पे चले, ताकि पीछे आने वाली किसी भी ट्रेन को वो डिस्टर्ब ना करे। फुट वॉल्व इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू रेगुलेट द वाटर कॉलम। फुट वॉल जो कि पैरों से चल सकता था वो भी हम प्रोवाइड कराते थे ताकि हम उसके फ्लो को रेगुलेट कर सकें। द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इज 442 सेंटीमीटर या फिर 4.42 मीटर एंड प्रोजेक्शन इज 225 सेंटीमीटर या 2.25 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं वाटर कॉलम की, तो हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम ऐश पिट की। ऐश पिट जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे पता लग रहा होगा, ऐश मतलब होता है राख और पिट मतलब होता है गड्ढा। तो ऐसा एक गड्ढा जिसमें हम राख को कलेक्ट करते थे। जैसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, पहले ऐसे इंजन यूज होते थे जिसमें वाटर से हम स्टीम बनाते थे या फिर हम कोल से स्टीम बनाते थे। कोयले इंजन जो होता था, कोल इंजन भी बोलते थे हम उसको। कोल इंजन आजकल आपको पहाड़ों पे मिल जाएगा या फिर गांव वगैरह में जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन अभी भी नहीं है, वहाँ पे आपको अभी भी कोल इंजन मिल जाएंगे। तो ऐसे कोल इंजन्स के लिए, क्योंकि हम जो कोयला जलाते थे वो जलने के बाद में वो राख में कन्वर्ट हो जाता था, जितने भी हमने कोयला जलाया वो सारे ऐश में कन्वर्ट हो जाता था। इस ऐश को हम कहीं ना कहीं तो फेंकेंगे, तो उसके लिए हम लोग ऐश पिट बना के रखते थे। अब ये ऐश पिट कैसे काम करता था? ये ऐश पिट ऐसा होता था कि यहाँ पे हम अपनी ट्रेन को ले आते थे, अपनी ट्रेन यहाँ के खड़ी कर देते थे। जितनी भी राख होती थी नीचे के, हम जितने हमारे कवर होते थे उनको खोल देते थे। जितनी राख होती थी वो इस गड्ढे में भर जाती थी और हमारी ट्रेन फिर आगे बढ़ती थी। ऐसे हम यूज करते थे ऐश पिट। नेक्स्ट जो हमारा ऐश पिट के बारे में हम पढ़ते हैं, ऐश पिट्स आर प्रोवाइडेड टू कलेक्ट द एशेस फ्रॉम द लोकोमोटिव। जितने भी हमारे इंजन होते थे उसमें से ऐश को कलेक्ट करने के लिए हम ऐश पिट्स प्रोवाइड कराते थे। दे आर 1.067 मीटर डीप। वो 1 मीटर से भी ज्यादा डीप होते थे। लेंथ इज स्लाइटली मोर देन द लेंथ ऑफ द लोकोमोटिव। इसकी जो लंबाई होती थी वो एक इंजन की लंबाई से थोड़ी सी बड़ी होती थी। दे रेस्ट ऑन द मशीनरी एंड द कॉन्क्रीट वॉल्स। इसका मतलब कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने चिनाई की अपनी दीवार बनाई हुई है और नीचे कॉन्क्रीट हमने भरा हुआ है। तो कॉन्क्रीट का नीचे फ्लोर होता था और साइड में हम चिनाई करते थे ब्रिक्स की, ठीक है। एंड लॉन्गिट्यूडनल बीम्स प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द वॉल्स। यहाँ पे हम लॉन्गिट्यूडनल बीम्स प्रोवाइड कराते थे ये, ताकि इसके ऊपर जितने भी हमारा
इंजन आके खड़ा हो गया, कितना भी लोड हो वो उस लोड को सहन कर सके। अब बात आती है टर्न टेबल्स की। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। टर्न टेबल क्या होता है, ये फोटो में आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से ये इंजन आया, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मूव कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में, ये मूव कर सकता है गोल गोल। तो ये मूव हम किसी भी डायरेक्शन में करा के जिस भी ट्रैक पे हमें उसे चढ़ाना है इस इंजन को, उसी ट्रैक पे हम उसकी अलाइनमेंट में लाके उसे चढ़ा सकते हैं। ये जो ट्रैक है हमारा, दिस इज द मूवेबल ट्रैक, इसलिए हम इसको कहते हैं टर्न टेबल। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। टर्न टेबल इज अ डिवाइस टू टर्न द रेल रूल, मतलब इसकी डायरेक्शन अगर ऐसी है तो हम इसको टर्न करके इस डायरेक्शन में भी ला सकते हैं। टर्न टेबल्स वर ऑल्सो यूज टू टर्न ऑब्जर्वेशन कार्स, मतलब कि हम उस ऑब्जर्वेशन कार्स को भी टर्न कर सकते हैं। अ टर्न टेबल इज अ लार्ज सर्कुलर प्लेटफॉर्म, बहुत ही बड़ा सर्कुलर प्लेटफॉर्म होता है जिसमें कि हम लोकोमोटिव्स या फिर अलग अदर जो रोलिंग स्टॉक्स हैं जैसे बोगीज वगैरह हैं उसको हम टर्न करने के लिए यूज करते थे। अ वेल इंजीनियर्ड टर्न टेबल इज डिजाइन इन सच अ वे दैट द एफर्ट्स ऑफ ओनली 2 or 3 पीपल आर नीडेड टू ऑपरेट द टर्न टेबल। एक बहुत अच्छी टर्न टेबल अगर आपने डिजाइन करी तो उसमें केवल 2 या 3 लोगों की जरूरत पड़ती थी। आप भारी से भारी लोकोमोटिव भी उसमें आप चढ़ा सकते हो और किसी भी ट्रैक पे आप उसे भेज सकते हो। The reason the turntable was developed by because early steam locomotives were somewhat difficult to run, क्योंकि जितने भी हमारे स्टीम इंजन पहले होते थे वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं चल पाते थे, वो केवल एक ही डायरेक्शन में चलते थे। तो पीछे वाली डायरेक्शन में लाने के लिए उन्हें टर्न टेबल की जरूरत पड़ती थी। एज अ रिजल्ट ट्रेन कंपनी स्टार्टेड बिल्डिंग टर्न टेबल्स ताकि वो क्विकली टर्न कर सकें अपने लोकोमोटिव्स। ऐसा कुछ दिखता है हमारा टर्न टेबल। इसके बाद के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं कि हमें रेलवे में और क्या क्या ज़रूरत है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।